हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध आईएएस एकेडमी में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सब्जेक्ट, और जो हमारा नया सब्जेक्ट है वो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित आपके पुलिस, यूपी पुलिस और वनडे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको वन लाइनर में लाने का प्रयास किए हैं, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। बढ़ते हैं टॉपिक पर, और समय न लेते हुए आप लोग लगातार बने रहिए, जिससे आपको जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन और उसके आंसर पता चल सकें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप लोगों के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो जितना आप ज़्यादा ज़्यादा ऑनलाइन है टाइप क्वेश्चन देख लेंगे एक एक सब्जेक्ट में, वो आपके लिए इन फ्यूचर जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे बहुत ही कारगर साबित होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका कब चुना गया था? पहली बैठक में आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, उसमें कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं था। और उसके दूसरी बैठक जब हमारी होती है तो जस्ट उसी के 2 दिन बाद होती है, पहली बैठक के 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर 1946 को। तो उस दिन हम अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं, और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और बैठक कब होती है दूसरी वाली? जस्ट पहली बैठक के 2 दिन बाद हमारी दूसरी बैठक होती है, और डेट क्या होती है? 11 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा आता है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत या एडॉप्ट किया? मतलब हमारी जो संविधान सभा है, जब हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसने कब उसको अंगीकृत किया या कब उसको एडॉप्ट किया? तो ये डेट हमारी कब निकल करके आती है? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को आपके कुछ ही टॉपिक थे, कुछ ही ऐसे आर्टिकल्स थे जो पूरे भारत में लागू किए गए थे। फिर उसके बाद अगली जो डेट आती है हमारे पास, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? मतलब जितने भी उसके आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल हम कब लागू करते हैं? तो लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद थे? तो इसमें थे 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। तो जिसमें आपको ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं? 12 अनुसूचियां, मतलब 4 अनुसूचियां आपकी बढ़ा दी गई। तो हमारा उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो हमारे संविधान में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन। कौन कौन से वर्ड? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 42वें संविधान संशोधन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो लघु संविधान इसको क्यों बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें इतने ज्यादा संशोधन कर दिए गए हैं कि ये पूरा एक छोटे संविधान के बराबर बन गया है। और 42वां संविधान संशोधन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके देश में सबसे ज्यादा संशोधन किए गए हैं। फिर उसके बाद है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो अमेरिका मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब जो हमारा संविधान है, संविधान के किस भाग में हमारा मौलिक अधिकार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारा मौलिक अधिकार पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं। तो मूल अधिकार मतलब जो आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पे मूल अधिकार कितने थे और प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं। तो जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पे 7 आपके मूल अधिकार थे, लेकिन उसमें से एक आपका हटा दिया गया है। तो वर्तमान में आपका 6 मूल अधिकार है। जो आपका हटाया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया। तो ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार से किस सूची के तहत हटाया गया, किस संशोधन के तहत हटाया गया। ये हटाया गया आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है। तो संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, वो कहा गया है अनुच्छेद 32 को, जिसको हम क्या मानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये किसने कहा है, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें है आपका सोवियत संघ या यूएसएसआर। तो सोवियत संघ यूएसएसआर को हम किस देश के नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं रूस के नाम से। तो मतलब आपका जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है किस देश से लिया गया है, रूस से। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को किस सिफारिश पर जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कहां पर जोड़ा गया है इसको, तो भाग 4A के अनुच्छेद 51A में। तो कहां जोड़ा गया है, भाग 4A के अनुच्छेद 51A में। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रेजेंट टाइम पर कितनी है, 11। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं। तो डीपीएसपी आपका जो राज्य के निर्देशक तत्व है कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। और कौन से भाग में इसका वर्णन है, तो इसका वर्णन है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो आपका जो डीपीएसपी वो कहां पर है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है उसका निर्देश कौन सा आर्टिकल के माध्यम से पता चलता है, वो पता चलता है आपका अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 से ही हमें पता चलता है कि ग्राम पंचायतों का हम गठन कर सकते हैं। तो उसमें उसकी सारी प्रक्रियाएं दी गई है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो है आपका अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह है आपका अनुच्छेद 52। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और आप लोग लगातार ऐसे बने रहिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो आपकी कही गई है, मतलब किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। मतलब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो कहाँ का होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का शपथ दिलाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल जो है वो है आपका 61, मतलब अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सदस्यों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? 12 सदस्य आपके राज्यसभा में ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन के माध्यम से आते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? मतलब किसी विधेयक पर अगर दोनों सदनों में अनबन हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में, तब फिर उसकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और अनुच्छेद 108 के तहत, मतलब अनुच्छेद 108 में आपको संयुक्त बैठक बुलाने की सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही आपकी संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में किस पद पर होता है? तो किस पद पर होता है? पदेन सभापति, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन के रूप में वो आपके राज्यसभा में होता है। बात क्लियर हो गई? फिर उसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर आपको पदेन सभापति दिया गया है, पदेन सभापति में ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो थे आपके प्रथम राष्ट्रपति, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये क्या थे आपके? जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ये आपके उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है योजना आयोग, अब नीति आयोग। मतलब जो आपका पहले योजना आयोग था वो प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के रूप में वर्क कर रहा है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब इन तीनों को मिला करके आपका संसद बनता है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है संसद के उच्च सदन और निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के उच्च सदन जो है उसको हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। और निम्न सदन को क्या बोलते हैं? लोकसभा। निम्न सदन मीन्स जो आपके 5 साल या समय से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन जो आपका उच्च सदन है वो कभी भंग नहीं होता है। उसमें से हर दूसरे साल 1/3 सदस्य निकाले जाते हैं और 1/3 सदस्य उसमें ज्वाइन कराए जाते हैं। तो इसलिए आपका जो राज्यसभा है कभी भंग नहीं होती है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर हमें राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा से सांसद बनना है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 30 वर्ष। और कार्यकाल कितने दिन का होता है राज्यसभा सदस्यों का? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनलिमिटेड है, मतलब वो आपका लगातार चलता रहता है। बस उसके सदस्य 1/3 इधर से ज्वाइन करा जाते हैं हर दूसरे साल और 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या है? वो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा सदस्य बनने की जो आपकी न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना है आपके पास? 5 वर्ष। मतलब लोकसभा सदस्य अगर कोई 25 वर्ष की अवस्था में बनता है तो 5 साल तक लोकसभा में कार्यरत रहेगा। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है जो कभी भंग नहीं होता? मतलब आपका अस्थायी सदन, उच्च सदन या जो आपका कभी भंग ना होने वाला सदन है, ये सारे सदन की श्रेणी किसको दी जाती है? संज्ञा किसको दी जाती है? राज्यसभा को। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो जो आपकी लोकसभा है प्रेजेंट टाइम पे सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें आपके सदस्यों की संख्या 543, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? धन विधेयक, मनी बिल केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, तो मनी बिल या धन विधेयक जितना भी होता है वो आपके लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इस पर राज्यसभा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 110 के तहत। आर्टिकल 110 के तहत आपका जो धन विधेयक है ये हमेशा कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो मतलब हमारे पास अगर कोई विधेयक आता है वो धन विधेयक है या साधारण विधेयक है,
तो इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और गणेश वासुदेव मावलंकर का जो शॉर्ट नेम है वो है जीवी मावलंकर, और जीवी मावलंकर को हम गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो मतलब जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी होती है? 65 वर्ष। मतलब कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जिस दिन उसकी आयु 65 साल पूरी हो जाएगी उस दिन वो रिटायर हो जाएगा। फिर उसका हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी वर्ष की होती है? तो ये आपके 62 वर्ष 62 ईयर में रिटायर हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं? तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे कितने हाई कोर्ट हैं? तो हमारे पास है 25 हाई कोर्ट। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब आपके पास जितने भी राज्य हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा राज्यपालों की? तो सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मतलब जो आपकी राज्य कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है? आपका होता है इसमें राज्यपाल। जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य का प्रथम प्रधान या कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? उस स्टेट से संबंधित जो राज्यपाल होगा वही आपके उस स्टेट के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। फिर उसका हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? विधानसभा सदस्य एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो विधायक है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एमएलए। और एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मतलब विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु है आपकी 25 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को अगर विधायक बनना हो या चुनाव लड़ना हो विधायक के लिए या विधानसभा सदस्य के लिए अगर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो आपके भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, मतलब राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को क्या लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो इसको मिला है 73वां संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला था? तो 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। और कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? मतलब हमारे यहाँ पहले मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष। अब उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के दौरान। कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है? वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो आपके भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो होता है आर्टिकल 76 या अनुच्छेद 76 के तहत। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो सीएजी की भी नियुक्ति आपकी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद आपका 148, अनुच्छेद 148 के तहत आपके सीएजी की नियुक्ति होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसी में से एक हमारी कौन सी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 352 में। तो आपके जो तीनों इमरजेंसी है, तीनों 4-4 आर्टिकल के गैप पर है। तो पहला आपका 352 है, दूसरा आपका 356 और तीसरा आपका 360 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, वो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 360 में। भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा, मतलब जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है भारत में आज तक इसको कभी लगाया नहीं गया। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है और यह कहां से ली गई। तो भारत में जो आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में है और कहां से ली गई है। तो ये है, इसका जो वर्णन मिलता है आपको मिलता है किसमें, अनुच्छेद 368 में। और कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो भाषाई आधार पर जो आपका पहला राज्य गठित किया गया था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1953 में। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है आपको, तो ये मिलता है अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में। और इसकी एक ट्रिक है याद करने के लिए, सरला सा। तो सा से आपका क्या हो जाएगा 79, रा से 80 और ला से 81। मतलब आपके जो संसद का उल्लेख है पहले वाले में आपको क्या मिल जाएगा, संसद, इसमें आपको राष्ट्रपति और इसमें आपको लोकसभा। तो ये तीनों चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। पहले वाले में आपको संसद, दूसरे वाले में राज्यसभा, इस वाले में लोकसभा। बात क्लियर हो गया। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 80 में है, जो आपने अभी यहाँ रा के माध्यम से देखा। और ला मीन्स क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा। तो लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको 81 में। किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 81। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है। तो मतलब अस्पृश्यता का अंत का वर्णन जो आपको दिया गया हो किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है आपको, आर्टिकल 18। तो ये सारे आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है। मतलब जो आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, जो आप यहाँ प्रेस वर्क कर रहा है उसको किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। मतलब अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत आपको प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 किसी भी मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ें और जानकारी लें। तो ये आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो दिया गया है, उनका जो मूल अधिकार दिया गया है
वो किस आर्टिकल में है? वो है आपका आर्टिकल 21A। और कब जोड़ा गया था? तो 46वां संशोधन और 2002 में, मतलब 86वें या 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आपका अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा, मतलब 1 से 8 तक की जो अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो उनको निःशुल्क या सबको लेना अनिवार्य है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है? कारखानों में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर क्या है? कारखानों में बाल श्रम का निषेध, मतलब बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करवा जा सकता है। तो इसका निषेध किस आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाता है? तो मिल जाता है आपको आर्टिकल 24 में देखने को, अनुच्छेद 24 में देखने को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 213 में। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय? अनुच्छेद 32 के तहत। तो ऊपर आप लोगों ने भी पढ़ा है अध्यादेश। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब आपकी लोकसभा या विधानसभा की बैठक ना चल रही हो और आपको कोई भी कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, उस टाइम आपका राज्यपाल या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश आपका लगभग 6 महीने के लिए वैलिड होता है। जब हमारी विधानसभा या लोकसभा वापस आती है, अगर उस कानून को लंबे समय तक हमें चलाना हो तो वो उसको विधेयक की प्रक्रिया से पूरा प्रोसेस जो लोकसभा राज्यसभा में होता है, पूरे प्रोसेस के माध्यम से उसको कानून बनाया जाता है। नहीं तो अध्यादेश आपका 6 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आपका जो उच्च न्यायालय है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? वो जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? मतलब आपका 69वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो आपका NCR, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन को बनाया गया था। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या किसे कहा जाता है? मतलब भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 मतलब आपका जो मौलिक अधिकार है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है अनुसूची 8 का संबंध किससे है? तो अनुसूची 8 का संबंध भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से है। तो जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें जो भारत के 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? संविधान के 8वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या है? दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरी पार्टी से चुनाव जीतता है और कुछ समय बाद वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो ये आपका किस में आएगा? दल बदल विरोधी कानून। तो ये किस अनुसूची में इसका वर्णन मिलना चाहेगा आपको? तो ये मिल जाएगा 10वीं अनुसूची। और कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। फिर उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में आपको देखने को मिल जाएगा? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 7वीं अनुसूची। और कब? तो इसमें आपके संघ, राज्य और समवर्ती सूची जो आपके तीनों सूचियां हैं इनकी जो शक्तियों का बंटवारा है आपको कहां देखने को मिलेगा? 7वीं अनुसूची। मतलब ऐसे कौन से आपके पार्ट्स होंगे, कौन से आपके ऑफिशियल अधिकारी होंगे जिन पर कौन कानून बनाएगा? आपका संघ। और ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे जिन पर राज्य कानून बनाएगा? और ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके अलग अलग होंगे जिस पर आपके संघ और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाएंगे? तो वो कैसी सूची हो जाएगी? आपकी समवर्ती सूची। तो इन सभी सूचियों का उल्लेख आपको, तीनों सूचियों का उल्लेख कहाँ मिल जाता है? 7वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है वो क्या है? समवर्ती सूची। फिर कॉन्सर्ट लिस्ट। तो कॉन्सर्ट लिस्ट जो है आपकी किस देश से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है? प्रस्तावना की भाषा संसद की संयुक्त बैठक कहां से ली गई है? तो मतलब जो आपके प्रस्तावना की भाषा और संसद की संयुक्त बैठक है ये कहां से लिया गया है? ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहां से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन मीन्स यूके, और यूके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है। तो विधि द्वारा जो आपकी स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान से। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना या प्रेम्बल को। किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को या प्रेम्बल को। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है, ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। फिर उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अगला क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अभी आपने इसको पीछे भी पढ़ा था। तो इसके जब संयुक्त बैठक होगी तो अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राक्कलन समिति एस्टीमेट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपका जो प्राक्कलन समिति है, एस्टीमेट्स कमेटी है, सॉरी, तो जो आपका एस्टीमेट्स कमेटी है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं आपके टोटल 30 सदस्य सभी लोकसभा से। मतलब जो आपके 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, वो सारे सदस्य आपके कहां से लिए जाते हैं, लोकसभा से। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 सदस्य लोकसभा से और उसके बाद 7 सदस्य कहां से लिए जाते हैं, राज्यसभा से। टोटल मिलाकर के आपके कितने सदस्य हो जाते हैं, 22 सदस्य। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मित्र और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है। तो मित्र और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है, सीएजी को। जो आपका लोक लेखा समिति होता है, लोक लेखा महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक होता है, तो वो क्या होता है, आपका लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। सीएजी को क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अभी आपने पीछे भी पढ़ा था, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है, शिक्षा वन नापतौल किस सूची का विषय है। तो शिक्षा वन नापतौल ये सब किस सूची के विषय हैं, आपके समवर्ती सूची के। पहले राज्य सूची में थे और 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, विदेश मामले, ये सब किस सूची के विषय हैं, आपके संघ सूची के। फिर उसके बाद पुलिस, कृषि, जेल, स्थानीय स्वशासन किस सूची के विषय हैं, तो ये सारे आपके राज्य सूची में आ जाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो आपके समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, शिक्षा, वन, नापतौल, ये सब आपके समवर्ती सूची में आ रहे हैं। इस पर जो भी कानून बनाना होगा तो आपके राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। फिर उसके बाद रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, विदेश मामले, ये सारे आपके संघ सूची के मामले हैं। तो इस पर कोई भी कानून बनाना होगा तो आपका संघ कानून बनाएगा, आपका लोकसभा या संसद कानून बनाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो अगला है उसमें क्या क्या है, पुलिस, कृषि, जेल, स्थानीय स्वशासन किस सूची के विषय हैं, तो ये सारे आपके राज्य सूची के विषय हैं। इन क्षेत्रों में अगर कोई भी कानून बनाना होगा तो इस पर कौन कानून बनाएगा, आपका राज्य या विधानमंडल बनाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधानों को कब हटाया गया। तो मतलब आपको जम्मू कश्मीर में अभी तक अनुच्छेद 370 और धारा 35A लागू थी, तो उसको किस प्रावधान के द्वारा हटाया गया, कब हटाया गया, तो ये 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए और कमेंट भी कीजिए। मतलब जो भी आपको अगला कंटेंट चाहिए हो, जो भी टॉपिक चाहिए हो, जो भी मैटर चाहिए हो, अगर आप चाहें तो हम पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप चाहेंगे तो वन लाइनर टाइप में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जब आप कमेंट करेंगे कि नहीं हमें पूरी क्लास पढ़नी है, हमें पूरी पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो उसके हम आपको लेक्चर अलग अलग पार्ट में देते रहेंगे, अलग अलग चैप्टर के माध्यम से, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में लाने का प्रयास करेंगे। तो आसान लैंग्वेज में आप जैसे पहले से कुछ पढ़े हो ना पढ़े हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो आपको बिल्कुल बेसिक से प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको सारी जानकारी एकदम बेहतरीन लगे और हर एक पॉइंट तक और जानकारी सब स्टार्टिंग से सीख सकें। जैसे कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, पॉलिटी उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, साइंस उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, और फिर जो तैयारी के दौरान आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है।
तो ये सारे हम छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पूरा जितना भी चैप्टर है, चैप्टर का पूरा निचोड़ एकदम आसान लैंग्वेज में लाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।